अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। टीसीएस के स्टैंड पॉइंट से या इन जनरल एप्टीट्यूड के स्टैंड पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। आपको जितनी भी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, आधे घंटे का सेगमेंट होने वाला है पूरा, इसमें मैं सारी आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आप शायद पहली बार सुन रहे होगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगेन आपको मेरा तरीका पता है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हम आइडिया को बेटर अप्रिशिएट कर पाए और हमको पता रहे कि यार हाँ, ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ इस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला सवाल टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब स्क्रीन पर एक बार रीड करते हैं। Which of the following statement is incorrect in regard to a circle? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सर्कल के रिगार्ड में? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए। पहला, एवरी कॉर्ड इज सीकेंट, हर कॉर्ड सीकेंट होती है। दूसरा, एवरी सीकेंट इज कॉर्ड, हर सीकेंट जो है वो कॉर्ड होती है। तीसरा, सीकेंट इज टेक्निकली नॉट अ कॉर्ड बट इट कंटेन्स अ कॉर्ड, सीकेंट जो है वो कॉर्ड नहीं होती लेकिन सीकेंट के अंदर कॉर्ड होती है। चौथा, एवरी सीकेंट लाइन डिफाइंस अ यूनिक कॉर्ड, हर सीकेंट लाइन की एक यूनिक कॉर्ड होती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो तो सीकेंट और कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो एक बार समझ लेते हैं कि सीकेंट और कॉर्ड क्या चीज होती है। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको 5 टर्मिनोलॉजीज दिख रही है इन सर्कल के रिगार्डिंग, कॉर्ड, सीकेंट, टेंजेंट, डायमीटर, रेडियस। अब आप समझो, सबसे पहले अपन कॉर्ड की बात कर लेते हैं। अगर सर्कल के 2 एंड को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड बोल देते हैं, और अगर ये लाइन सर्कल को चीर दे तो इसको हम सीकेंट बुला देते हैं। दोबारा समझो, सर्कल के 2 एंड को टच करती हुई कोई लाइन अगर है तो वो कॉर्ड है, अगर दोनों एंड को चीर दे तो वो सीकेंट बन जाती है, ठीक है। डायामीटर क्या है? सर्कल के दोनों एंड को टच करे और सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो तो उसको हम डायामीटर बोल देते हैं, और अगर सर्कल के एक एंड को सेंटर से कनेक्ट कर रही है कोई लाइन तो उसको हम रेडियस बोल देते हैं। सर्कल के एक एंड से सेंटर को कनेक्ट कर रही है लाइन, रेडियस। सर्कल के 2 एंड को सेंटर से कनेक्ट कर रही है लाइन तो डायामीटर हो जाती है। सर्कल के पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जाए तो उसको टेंजेंट बोल देते हैं। सर्कल के पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है तो टेंजेंट बोल देते हैं। टेंजेंट और डायमीटर जो है वो 90 डिग्री का एंगल आपस में बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए काम की क्या डेफिनेशन है? कॉर्ड और सीकेंट। कॉर्ड का मतलब क्या? सर्कल के 2 एंड को टच करती हुई लाइन को कॉर्ड बोल देते हैं। सीकेंट का मतलब क्या है? सर्कल के दोनों एंड को चीरती हुई लाइन या किसी एक एंड को भी चीरती हुई लाइन जो है वो सीकेंट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप ध्यान से समझो, ये वाला एग्जांपल चलो समझो। अब यहां पर आप, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी लाइन जो है क्या ये सीकेंट है? हाँ सर, सर्कल के एक एंड को भी अगर चीर रही है तो सीकेंट है। दोनों को चीर रही है या एक एंड को चीर रही है, चीरना जरूरी है, इसको बोलते थे सीकेंट। चीरना मतलब काट देना सर्कल को या सर्कल से पास होके जाना, ठीक है। अब एक बात यहां पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कॉर्ड और सीकेंट का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता, ये 2 इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। ये कॉर्ड है तो ये सीकेंट है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एंड को सिर्फ टच कर रही है लाइन तो वो कॉर्ड है, और चीर दे रही है तो वो सीकेंट है। अब या तो टच करेगी या चीर देगी, दोनों काम एक साथ थोड़ी ना कर सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया ए बी जो है वो कॉर्ड है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ए बी लाइन की बात करूं तो ये सर्कल को टच कर रही है। वहीं अगर मैं क्यू बी लाइन की बात करूं तो ये सीकेंट है। वहीं पर अगर मैं एपी लाइन की बात करूं तो ये भी सीकेंट है, और वहीं पर अगर मैं क्यूपी लाइन की बात भी करूं तो ये भी सीकेंट है। क्योंकि देखो क्यूपी भी सर्कल को चीर रही है, क्यूबी भी सर्कल को चीर रही है इस पॉइंट पर, एपी भी सर्कल को चीर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये सीकेंट हो गई, ये कॉर्ड हो गई। कॉर्ड का सीकेंट से कोई भी लेना देना नहीं। क्या क्यूपी जो है वो कॉर्ड होगी? नहीं सर, क्योंकि ये सर्कल को चीर रही है, कॉर्ड नहीं होगी। ये भी कॉर्ड नहीं होगी, ये भी कॉर्ड नहीं होगी, ये भी कॉर्ड नहीं होगी। अब ए बी लाइन तो भैया क्रॉस कर रही है, तो क्या ये सीकेंट है? नहीं, ये तो कॉर्ड है, क्योंकि ए बी जो सेगमेंट है ये सिर्फ सर्कल को टच कर रहा है। तो 100 बात की एक बात, सीकेंट और कॉर्ड का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता। अब यहां पर आप देखो, ए बी जो है वो मेरी सीकेंट है, सिमिलरली ए सी जो है वो भी मेरी सीकेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल को चीर रही हैं। वहीं पर अगर मैं डीबी की बात करूं और ईसी की बात करूं तो ये मेरी कॉर्ड हो गई। तो कॉर्ड का सीकेंट से कोई भी ऐसा लेना देना नहीं होता। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एवरी कॉर्ड इज सीकेंट, गलत हो गया। एवरी सीकेंट इज कॉर्ड, ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सीकेंट इज टेक्निकली नॉट अ कॉर्ड बट इट कंटेन्स अ कॉर्ड। सीकेंट जो है वो कॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या सीकेंट के अंदर ही कॉर्ड होती है? आप देखो ना, अगर ये सीकेंट गई है तो इसके अंदर अगर सर्कल को चीर रही है तो सर्कल के दोनों एंड को टच भी तो करेगी ना। तो अगर मैं इस पोर्शन ए बी की बात करूं तो ये ए बी तो कॉर्ड हो गई।
तो हर सीकेंट के अंदर एक ना एक कॉर्ड छुपी होती है ना, जैसे क्यूपी के अंदर ए बी कॉर्ड छुपी है, ए बी के अंदर डी बी कॉर्ड छुपी है, एसी के अंदर ईसी कॉर्ड छुपी है। तो हर सीकेंट के अंदर एक कॉर्ड छुपी होती है। और एक बात और, यूनिक कॉर्ड छुपी होती है। आप ध्यान से देखो ना, ए बी जो है ये सर्कल को अगर चीर रही है तो सर्कल के दोनों दो पॉइंट को ही तो काट के निकलेगी, दो से ज्यादा पॉइंट को कैसे काट के निकलेगी? अगर दो पॉइंट को काट के निकल रही तो यूनिक कॉर्ड बन जाएगी ना हर सीकेंट के लिए। आप मेरे को बना के बता दो एक सीकेंट के लिए दो कॉर्ड, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर ये क्यूपी लाइन है तो ये सर्कल को चीरेगी तो दो पॉइंट से ही तो चीर पाएगी ना, और उन दोनों पॉइंट से पास होती है कि यूनिक लाइन ही बनेगी, दो पॉइंट से पास होती है यूनिक लाइन ही बनती है। तो अगर मैं बोलूं कि यार हर सीकेंट के अंदर एक कॉर्ड होती है तो बिल्कुल सही है, और यूनिक कॉर्ड होती है तो ये बात और भी सही है। तो अगर आप यहां पर देखो तो ये स्टेटमेंट सही है, सीकेंट इज टेक्निकली नॉट अ कॉर्ड, कॉर्ड नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर कॉर्ड है और हर सीकेंट लाइन एक यूनिक कॉर्ड को डिफाइन करती है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 2 गलत है। आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन से हैं, तो ओनली 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉर्ड और सीकेंट में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, जबकि नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्टोरीज हैं। सीकेंट कॉर्ड नहीं होती, कॉर्ड जो है वो सीकेंट नहीं होती। चलिए एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं ज्योमेट्री का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, ये आने वाले 2 से 3 क्वेश्चंस में हम सब कुछ क्लियर करेंगे भाई। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि यार आपको एक पेंटागन दे रखा है, ठीक है, आपको बोला ये पेंटागन के 5 अंदर के एंगल्स दे रखे हैं, आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको x और y नहीं निकालना, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पेंटागन के अंदर के 5 एंगल दे रखे हैं, x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब किसी भी पॉलीगन की बात करूं, किसी भी फिगर की बात करूं, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो अंदर के एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर पेंटागन है तो 5 होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 होंगे, स्क्वायर में 4 होंगे, ट्राइंगल में 3 होंगे, है ना, हेक्सागन में 6 होंगे, ऑक्टागन में 8 होंगे, हेप्टागन में 7 होंगे, डेकागन में 10 होंगे। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो सम होता है वो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री होता है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। अगर ट्राइंगल की बात करूंगा तो नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है, तो आप अगर यहाँ पे 3-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री कर दोगे तो रिजल्ट आपका 1 इंटू 180 यानी 180 डिग्री आ जाएगा। और ट्राइंगल में आपको पता है अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, पेंटागन की बात कर रहा हूं, तो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री करूंगा तो n की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 5-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 यानी 540 जो है वो अंदर के एंगल्स का सम निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब पांचों एंगल का सम आ गया 540 और हर एक एंगल दे भी रखा है, तो इनका सम निकाल दो। 7y प्लस 3x प्लस 2x प्लस y प्लस x प्लस 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 540। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो x 3 2 5, 6 और 4 10x आ गए, y 7 2 9 1 10y आ गए, 10x प्लस 10y 540 आ गया, 10 कॉमन ले लिया, x प्लस y 540 आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 540 बाई 10 यानी x प्लस वाई की वैल्यू 54 आ गई। आपको x प्लस वाई की वैल्यू ही निकालनी थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया काम अपना खत्म। इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो दो टाइप के फिगर्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर फिगर्स, एक होते हैं इर्रेगुलर फिगर्स, ठीक है। जो फिगर रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर है। तो अपन तो रेगुलर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अगर रेगुलर की डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इर्रेगुलर है। दो डेफिनेशन होती है बस रेगुलर फिगर्स के लिए। पहली डेफिनेशन क्या होती है? अंदर के सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए और सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए, बस ये कहानी होती है। अब यहाँ के तो एंगल्स अलग अलग हैं तो ये रेगुलर फिगर नहीं है। अगर एक भी एंगल अलग है या एक भी साइड अलग है, बराबर नहीं है, तो उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर पांचों एंगल का सम या जो पूरे n एंगल्स हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतने एंगल्स होते हैं। एक बात और सुन लो, अगर पेंटागन में 5 साइड है तो 5 इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो जितनी साइड उतने इंटीरियर एंगल। तो अगर n साइड्स हैं तो n एंगल्स हैं। अगर n साइड का सम n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री है तो एक पर्टिकुलर एंगल कैसे निकालेंगे आप बताओ? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ये तो सारे एंगल्स का सम है। अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल से तो इंडिविजुअल एंगल का भी वो आ जाएगा कि इंडिविजुअल एंगल कितने डिग्री का है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही सही होगा क्योंकि सारे एंगल्स बराबर उसी में होते हैं। जैसे ट्राइंगल 180 डिग्री का है लेकिन रेगुलर ट्राइंगल है ना, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो हर एक एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा।
ये रेगुलर फिगर के लिए होता है। इंडिविजुअल एंगल आप n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ना n कैसे आया, क्योंकि ये टोटल एंगल का सम है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ रहा है आपको ये मिल जाएगा। ये रेगुलर फिगर के लिए सारी साइड्स इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो यार करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी आ गया। अब इसी को इसी का एक और वेरिएंट देखते हैं। आपको इस बार बोला यार भाई साहब पॉलीगन जो है वो रेगुलर है और एक एंगल जो है वो 177 डिग्री दे रखा है। अब यार ये तो बेवकूफी है ना, एक एंगल 177 डिग्री का मतलब क्या है, यानी सारे एंगल्स 177 डिग्री के, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। और बोला है कि ये जो पॉलीगन है इसकी टोटल n साइड्स हैं। आपको बताना है n कितनी साइड्स हैं ये कैलकुलेट कर लो। आपको बेसिकली बताना है n किस नंबर का मल्टीपल है, इन तीनों में से, इन चारों में से किस नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था अभी, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री बाय n। इसको हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर फिगर के लिए होता है, रेगुलर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इंडिविजुअल एंगल ये दे रखा है और बोला ये एंगल 177 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू उधर ले गए, n-2 इंटू 180 डिग्री, 177 n इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 हो गया। ये 3 आ गए यहाँ पे तो 3n बचा और इधर 360 बचा। तो n की वैल्यू इवेंचुअली 120 निकल करके आ गई। आपको n नहीं बताना, बोला n किसका मल्टीपल है, 120 किसका मल्टीपल है भाई, 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है 120, 4 की टेबल में भी आता है। या 120 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो 120 के ये तीनों के तीनों मल्टीपल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो कई बच्चे क्या करके आए थे, 120 आंसर निकाला, भावुकता में 3 मार्क करके आगे बढ़ गए, अरे भाई 3 का मल्टीपल है। अरे मेरे भाई नीचे ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है, तो बाकी ऑप्शंस भी हमेशा देख लिया करो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाने वाला है, ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक एंगल 177 डिग्री का है, टोटल n एंगल्स हैं, सारे एंगल्स बराबर है, तो n एंगल्स 177 n डिग्रीज के हो जाएंगे। सारे एंगल्स का सम निकाल लूं तो 177 177 177 n टाइम सम करूंगा तो n से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, 177 n है और एंगल्स का सम कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो वापस यही वाली इक्वेशन पे आ गए। ऐसे भी आप देख सकते हो, अपना अपना तरीका है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी आपको एक बेसिक क्लैरिटी मैंने दे दी है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अभी अपन इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का भी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर टीसीएस में एक बार सवाल पूछा था। फाइंड द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 940 गन। तो रेगुलर 940 गन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 940 साइड्स हो। तो आपको एक पॉलीगॉन दे रखा है, 940 साइड्स हैं और आपको बोला है अगर मैं इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल और कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल उठा लूं तो उसका सम कितना होना चाहिए। और ये भी दे रखा है कि फिगर रेगुलर है, मतलब क्या, सारी साइड्स इक्वल है और सारे के सारे एंगल्स इक्वल है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल की हेल्प से अपन समझते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो अंदर के एंगल्स हैं इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये एंगल ए है, ये अंदर का एंगल है ना ट्राइंगल के अंदर का, ये इंटीरियर एंगल है। अगर मैं ये सीधी लाइन खड़ी कर दूं बेस पे तो जो बाहर का एंगल आ रहा है ये बी, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब फिगर तुम्हारा रेगुलर हो या ना हो, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो इंटीरियर एंगल है इसी का करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो है उन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ले है। तो अगर इंटीरियर एंगल है और उसी का करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है तो सम हमेशा 180 डिग्री आता है। सारे पॉलीगन्स के लिए वैलिड है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, क्योंकि मैं तो हर एक इंडिविजुअल एंगल की बात कर रहा हूं। अब यहां एक एक्सटीरियर एंगल ये भी बन रहा होगा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाला ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, एक ये एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा होगा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं तो इस इंटीरियर का जो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर है ना, ये इस इंटीरियर का ये एक्सटीरियर होगा ना, ये थोड़ी ना होगा, ये वाला एक्सटीरियर इस इंटीरियर का होगा। तो इन दोनों का सम भी 180 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का जब मैं सम निकालूंगा, ये इस इंटीरियर के लिए ये एक्सटीरियर हो गया, तो इन दोनों का सम भी जो है वो मेरा 180 डिग्री निकल के आने वाला है। देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। इस इंटीरियर का एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, इसको सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन खींचना है, ये इंटीरियर है तो ये इसका एक्सटीरियर बनेगा। तो इन दोनों का सम भी आप देखोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कहानी क्या है, अगर इंटीरियर का करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है तो सम 180 डिग्री आता है। अब मैं मान लेता हूं फिगर रेगुलर है। अब देखो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूं a प्लस बी जो है वो 180 डिग्री है, ये बात तो आप मानते हो। अब रेगुलर फिगर में तो सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो अगर मैं इसका ये एक्सटीरियर एंगल भी निकालूं
तो ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा 180 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये ए है तो ये 180 माइनस ए बनना चाहिए, और ए प्लस बी आपका 180 होता है। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालू तो वो 180 माइनस ए आ रही है, तो ये भी मेरा बी के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी मेरा बी के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं कोई भी इंटीरियर एंगल ले लू, ये वाला ए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर ये 180 माइनस ए ही तो हो जाएगा। ये भी तो 180 माइनस ए ही हो रहा है। तो किसी भी इंटीरियर और किसी भी एक्सटीरियर को ले लो, सम 180 आएगा, क्योंकि सारे इंटीरियर तो बराबर है ना। यहाँ पे ये एंगल अलग था, ये अलग था मेजरमेंट में, ये अलग था, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका 180 माइनस अलग वैल्यू बन रही थी, इसकी अलग वैल्यू बन रही थी, इसकी अलग। अब ये तीनों ही एंगल बराबर हैं, तो जो माइनस वाला बाहर का एंगल है ये भी तो बराबर ही होगा, तभी तो सम 180 डिग्री बना पाएगा। तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन में आप कोई भी इंटीरियर एंगल कोई भी एक्सटीरियर एंगल बना लो, सम 180 डिग्री आता है। अब रेगुलर पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी और बढ़िया बन गई, क्या? सारी साइड्स इक्वल थी, ये तो हमने बात कर ली थी। सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, ये भी हमने बात कर ली। सारे एक्सटीरियर एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस इंटीरियर होगा। 180 माइनस इंटीरियर, 180 माइनस इंटीरियर। अब क्योंकि इंटीरियर सेम है तो भाई 180 माइनस इंटीरियर भी सेम हो जाएंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल भी सेम हो जाएंगे। अब आंसर बता दो जरा फटाफट से, क्योंकि ये फिगर रेगुलर है, तो कोई भी इंटीरियर कोई भी एक्सटीरियर ले लो, सम तो 180 ही आने वाला। जिसको प्रॉपर्टी पता थी ना बच्चा, 2 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ लिया था। आप लोग कहते हो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन में समय बचाना है, जिससे कि जो टफर साइड के क्वेश्चन हो उनको आप जल्दी से सॉल्व कर लो। अगर रेगुलर नहीं दिया जाता भैया तो फिर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, डेटा इनसफिशिएंट हो जाता। अगर इंटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर दे दिया जाता, रेगुलर नहीं भी दिया जाता, तो फिर 180 डिग्री आ जाता, क्योंकि इंटीरियर प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। फिलहाल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इंटीरियर एक्सटीरियर का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। ये सवाल आप देख रहे हो इन्फोसिस में पूछा है, फिर भी टीसीएस की वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि जनरली हम ज्योमेट्री में ना फिगर्स के बारे में पढ़ जाते हैं, लेकिन फिगर इनसाइड फिगर वाले कॉन्सेप्ट को हम टच ही नहीं करते, और उस पर एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर बना देता है। तो ये जो 10 मिनट का सेगमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है तो इसको बोल देते हैं इन सर्कल। ट्राइंगल के अंदर सर्कल इस तरीके से बना है कि ट्राइंगल की तीनों जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रही होंगी। देखो ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। तो ऐसे सर्कल को मैं बोल देता हूं इन सर्कल, और ऐसे सर्कल के रेडियस को बोल देते हैं इन रेडियस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, और ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है 8, 15 और 17 यूनिट। आपसे पूछा गया है इन रेडियस बता दो कि यार इस ट्राइंगल के अंदर एक मैं सर्कल भरूं तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर भर देना पूरी तरीके से, कि तीनों साइड टच कर रही हूं सर्कल को, और ट्राइंगल का मेजर आपको दे रखा है। देखो तो यहां पर जो इन रेडियस है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इन रेडियस को, और जो स्मॉल आर है इन रेडियस है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है क्या? ट्राइंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर निकालो, आपस में दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इधर पे आप ध्यान से देखो, सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर बाय 2। अब ये पैरामीटर क्या चीज होती है? सम ऑफ साइड्स, है ना। किसी भी फिगर की सारी जो साइड्स हैं, से ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। मान लो एक ट्राइंगल है, तीन साइड ए बी सी है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी, और पैरामीटर का आधा जो है वो सेमी पैरामीटर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 जो है वो सेमी पैरामीटर हो जाएगा। तो अगर तीनों साइड दे रखी है मेरे को, तो क्या मैं सेमी पैरामीटर निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। अगर तीनों साइड दे रखी है तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं ट्राइंगल का? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। हेरोस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था। हेरोस फॉर्मूला में क्या पढ़ रखा था कि अगर एक ट्राइंगल है, ये 10th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़ा था हमने, अगर एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स ए बी और सी है, तो सबसे पहले बोला जाता है इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर निकाल लो। कैसे? सबसे पहले पैरामीटर निकालो, ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा कर दो तो सेमी पैरामीटर निकाल जाता है। सेमी पैरामीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और जो ट्राइंगल का एरिया हो जाता है वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सेमी पैरामीटर में तीनों साइड्स को माइनस कर दो एक एक करके, मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार फिर से सेमी पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका अंडर रूट निकाल दो, आपको एरिया मिल जाएगा। अब तीनों साइड्स दे रखी हैं, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, आप आराम से इन रेडियस निकाल सकते हो। अब ये तो एक तरीका हो गया।
अब इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बनती हैं। अगर मान लो मेरे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप देखो इसके अंदर एक सर्कल भरा हुआ। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे बड़ी साइड स्लैंटिंग साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, ठीक है। अब इन रेडियस जो है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का यही तो एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एरिया को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये मैं अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, आपको इन जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हो गया एरिया। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इन तीनों का सम कर दो, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ये आ गया पेरीमीटर, डिवाइडेड बाय आप 2 कर दो। अब जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा बीपी अपॉन बी प्लस पी प्लस एच। तो अगर इन केस आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो आपको मजा आ जाएगा, आपको हेरोन्स फॉर्मूला वगैरह लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल सी क्या करोगे भाई, आप लिखोगे बेस इंटू परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में आप क्या कर दोगे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का सम कर दोगे। आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेस इंटू परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पैरामीटर, है ना, तीनों साइड्स का सम पैरामीटर, ठीक है। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट करके तीनों साइड्स का आप सम निकाल सकते हो। इसकी एक और ट्रिक बनती है जो कि और भी आसान होती है, वो होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 से भी डायरेक्टली इन रेडियस आपके घर पे आ जाता है। बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है ना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, बोलूंगा बेस प्लस परपेंडिकुलर अच्छी बड़ी क्वांटिटी हो गई, इसमें हाइपोटेन्यूज का माइनस करके डिवाइड बाय 2 से भी आपका डायरेक्टली इन रेडियस निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन की ना ब्यूटी बता देता हूं, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर ये 17 सबसे बड़ी साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं इसको, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, पाइथागोरस भाई साहब ने यही बोला था। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 17 का स्क्वायर अगर करूं और इनको बेस और परपेंडिकुलर मान लो, दैट इज 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहां से भी 289 आ रहा है और यहां से भी 289 आ रहा है, यानी एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है। यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस, यानी जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हमेशा ट्राइंगल राइट एंगल होता है। क्या, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है तो यानी मैं सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज मान सकता हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ट्राइंगल 100% राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों फॉर्मूले हमने पढ़ रखे थे, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो 17 मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी साइड है। अब बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 और 18, 15 को मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, 8 को मान लेते हैं बेस। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर 8 इंटू 15 किया, तीनों साइड्स का सम किया जो कि 40 आ रहा है, 8 इंटू 15 बाय 40 करेंगे तो ये आपका, ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम 15 बाय 5, 3 जो है वो आपका इन रेडियस निकल के आने वाला, आंसर निकल के आने वाला है। दूसरी ट्रिक और आसान, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 और 8 23 हो गया, 23 में 17 माइनस कर दो, 6 बाय 2 3, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब जहां आपके दोस्तों को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, पता भी होगा तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो यार बेटा, ये वीडियोस कंसेप्ट ट्रिक्स बनाने में ना बहुत मेहनत लग रही है, पिछले 4 घंटे से लगातार खड़े होकर मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। मेक श्योर यार एफर्ट को जरूर से अप्रिशिएट कीजिए, मेरी सारी थकान मिट जाने वाली आपके लाइक और कमेंट को देखते हुए, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल पर हमने देख लिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक और बहुत शानदार प्रॉपर्टी बनती है। अपने को पता है इन रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हमने नर्सरी क्लास में पढ़ रखा था, √3a² ए क्या है, साइड, तीनों साइड बराबर है, ए तीनों साइड ए बराबर है, तो √3a² होता है एरिया। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो मेरे पास 2 बचा इधर पे, और ये 3a इधर आ जाएगा, a प्लस ए 3a आ जाएगा इधर। अब यहां पर ध्यान दो तो ए से ए एक कट गया तो ऊपर तो ए अकेली बचा। √3 का पता क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक √3 से √3 भी कट जाएगा।
तो a अपॉन 2√3 डायरेक्टली भी निकल के आ जाता है। तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है और आपसे बोला गया है कि यार भैया आप इन रेडियस निकाल दो, तो आप या तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर लगाकर निकाल सकते हो, या हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एरिया √3a² 4 भी लगा सकते हो, या डायरेक्टली a/2√3 से भी आप आंसर निकाल सकते हो। a क्या है? साइड है। ठीक है, अब कहानी में एक ट्विस्ट बताता हूं। देखो अपने को क्या करना है, यहां पर ध्यान दो, इस पोर्शन पे ध्यान दो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये है ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी भी साइड से मैं क्या डालू, किसी भी एंगल से मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, एल्टीट्यूड डालू, तो वो सामने वाली लाइन को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है इक्वली। तो अगर ये ए है, ये ए है, और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, एल्टीट्यूड डाला है, तो ये a/2 और a/2 बन जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए और ये टोटल a बनना चाहिए, तो a/2 बन गया। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ORQ, ये वाला ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये a बन गया, ये a/2, इस हाइट को मैं h मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये जो QOR ट्राइंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ये 90 डिग्री है क्योंकि, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस a/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² = h² प्लस a²/4। h² क्या आ गया यहां से, ध्यान से देखो, तो a² माइनस a²/4 हो गया, तो ये इवेंचुअली 4a² माइनस a², 3a²/4 हो गया। h² h निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 3a²/4, तो ये 3 का बन गया √3, a² a बन गया, 4 बाहर आके 2 बन गया, तो √3a/2 आ गई हाइट की वैल्यू। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे निकालते हैं हाइट? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दो तो ये हाइट हो जाती है h। ठीक है, और h किसके बराबर होता है? √3a/2 के बराबर होता है। ठीक है, h जो है वो √3a/2 के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2h/√3। अभी इतना हम कर क्यों रहे हैं भैया? एक तो अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड दे दी और हाइट की वैल्यू पूछ ली तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, a = 2h/√3। इसलिए भी कर रहे हैं, इन रेडियस a/2√3 निकल के आई थी, ये हमने अभी सीखा था। अब a को अगर मैं 2h/√3 रख दो, देखो a/2√3 आई थी इन रेडियस, a को 2h/√3 रख दे तो देखो मैजिक होने वाला है। ये 2h/√3 है, डिवाइडेड बाय 2√3, 2√3 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 से √3, ये जो है √3 हो गया, h/3 बन गया, यानी इन रेडियस h/3 बन जाता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जो इन रेडियस आता है वो ट्राइंगल की हाइट का 1/3 आता है ना। जैसे ये ट्राइंगल है पूरा, इसके अंदर आपने एक सर्कल रख दिया, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपका इन रेडियस हो गया। ये जो इन रेडियस है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो पूरी हाइट है ना, ये जो पूरी हाइट है ना, इस हाइट का 1/3 आएगा। ये पूरी हाइट h है, तो ये h/3 हो जाएगा, ये यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो इन रेडियस हाइट का 1/3 हो जाता है। ये जो रेडियस है ये पूरी हाइट की 1/3 निकल के आती है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन रेडियस क्या होता है, एक क्लैरिटी इसके बारे में मिल गई होगी। आपको एक विद्यार्थी कर्तव्य दे रहा हूं भाई, आपको क्या करना है, अगेन सवाल वही है कि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। करना जरूरी इसलिए क्योंकि टीसीएस में पूछा गया था। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई, तो मैंने ये इन्फोसिस वाला क्यों सॉल्व कराया आपको, ताकि आप ये टीसीएस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओ। तो अगेन तीनों साइड्स दे रखी हैं, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर लगाना है, साइड्स दे रखी है, हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। आंसर मुझे चैट बॉक्स में आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, मेंसुरेशन इन ज्योमेट्री वी के विद्यार्थी कर्तव्य या होमवर्क, और होमवर्क का आंसर लिखना है। सही आंसर जानने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना है, इस वीडियो के एंड में भी मैंने सही आंसर जो है वो लिस्ट कर रखे, आप देखिए और अपने एक एज अ टेस्ट दीजिए, सारे टॉपिक्स के देखो कितने टॉपिक्स में मेरे आंसर सही आए हैं, और अपना जो स्कोर है फाइनल, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, वो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके दो। देखो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है सर्कम सर्कल। अभी तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल भरा था, अब अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए बाहर से कोई सर्कल जा रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हुए बाहर से कोई सर्कल जा रहा है, तो ऐसे सर, क्योंकि ये ट्राइंगल की सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तीनों साइड का सरकमफ्रेंस, तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए, साइड्स को नहीं, माफ कीजिएगा मैं बार बार साइड बोल रहा था, तीनों पॉइंट को टच करते हुए
अगर एक सर्कल जा रहा है तो उसको सर्कम सर्कल बोल देते हैं। इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है इसको सर्कम सेंटर बोल देते हैं, और ये जो सर्कम सर्कल की रेडियस है इसको सर्कम रेडियस बोल देते हैं। जैसे इन सेंटर के रेडियस को, इन सर्कल के रेडियस को इन रेडियस बोल देते थे, इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर बोल देते थे, ऐसे इसको सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस बोल देते हैं। अब यहां पर सर्कम रेडियस को, क्योंकि ये सर्कल बड़ा है, बाहर का है ना, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा वो छोटा सर्कल बनेगा, है ना, माफ कीजिएगा, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ये छोटा सर्कल बनेगा तीनों साइड को टच करते हुए, तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर वाली जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, सर्कम रेडियस को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे वहां पे एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया। इसको ऐसे याद रखो, वहां पे एरिया न्यूमरेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, वहां पे डिनोमिनेटर में सम ऑफ साइड्स था, सेमी पैरामीटर था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ साइड्स हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या रखोगे, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स रखोगे, डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स ऑफ एरिया आपको रखना होगा, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स ए बी सी है, तो सर्कम रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अच्छा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 3 साइड्स होती है, इनका प्रोडक्ट हो गया। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाता है एरिया। अभी हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय 2 बचने वाला है। तो देखो मजा आ गया भाई। अगर मान लो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका मेरे को सर्कम रेडियस निकालना है, कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज को आधा कर देना, ठीक है। तो इधर देखो ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे क्रॉस होते हुए एक सर्कल बन रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसकी जो रेडियस आ रही है सर्कल की, ये ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का आधा ही तो आ रहा है, ये पूरी हाइपोटेन्यूज है, उसका आधा आ रहा है। ज्योमेट्रिकली भी हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगेन फॉर्मूला तो सेम है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, a इंटू ए 4 टाइम्स ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, √3a² बाय 4। यही एरिया होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो 2a से 2a कट गए यहाँ पे, तो एक a बचा यहाँ पे, और ये 4 से 4 कट गया, a बाय √3 बच गया। तो हाइपोटेन्यूज बाय 2 होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए कैसे निकालेंगे, a बाय √3, जो भी साइड है उसको √3 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आपका सर्कम रेडियस निकल के आने वाला है। इन जनरल कोई भी ट्राइंगल दे रखा है तो इन दैट केस आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, इस सवाल का आप इन रेडियस तो निकाल ही रहे थे ना होमवर्क में, आप मुझे सर्कम रेडियस और निकाल के दे देना, मजा आ जाएगा मुझे। तो टॉपिक का नाम डालना, इन रेडियस सर्कम रेडियस दोनों निकाल करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री पर अच्छी खासी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर एफर्ट पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बढ़िया सा एक कमेंट छोड़ दीजिएगा इस टॉपिक के बारे में। आप हर टॉपिक पर अगर फीडबैक दोगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी और आगे और वीडियोस बनाने का मन करेगा। तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री का क्या फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।